हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये है इतिहास की तीसरी वीडियो है, यानी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के सिलेबस को देखा था और दूसरे वीडियो में हमने जो है भारत पर अरबी आक्रमण यानी मोहम्मद बिन कासिम तथा तुर्की आक्रमण जिसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है मोहम्मद गौरी और उसके ग़ुलाम और उसके वंश वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ग़ुलाम वंश को देखेंगे, ग़ुलाम वंश के कौन कौन से शासक रहे उनको भी हमें इसी वीडियो में डिस्कस करना है। इससे पहले जो भारत में मोहम्मद बिन कासिम या गजनबी के जो आक्रमण हुए, उनका मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना भी था और इसी के साथ साथ भारत से धन लूटकर गजनी वाले क्षेत्र में ले जाना भी था, यानी वो अपने क्षेत्र में ले गए। जैसे महमूद गजनबी था, वो गजनी क्षेत्र में धन को ले गया। जबकि गौरी की अगर हम बात करें तो गौरी जो है, इसका उद्देश्य था कि ये भारत में ही अपने साम्राज्य की स्थापना करे। तो जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसके ग़ुलामों ने ऐसा किया, तो ये ऐसा करने में सफल हो पाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वंश क्या था। तो जैसे मोहम्मद गौरी, इसको जो है ये गौर वंश या ससवानी वंश का था। इससे पहले हमने पढ़ा था दूसरी वीडियो में, जो अफ़गानिस्तान का जो गजनी क्षेत्र था, तो वहाँ पर जो है एक वंश था जिसे हम यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। तो यामिनी वंश जो है गौर वंश से पहले था और इसका जो शासक था यानी संस्थापक पहले अल्पतगीन था, फिर सुबुक्तगीन था और उसके बाद जो गजनवी था वो भी इसी वंश का शासक था। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौरी जो है गौर वंश का था, जिसे ससवानी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। जैसे गजनी में यामिनी वंश के पतन के बाद एक नए वंश यानी गौर वंश का उदय हुआ, जिसका महत्वपूर्ण शासक जो है मोहम्मद गौरी था। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि गौरी के ग़ुलाम कौन कौन रहे और गौरी ने कहाँ कहाँ अभियान किए। तो पहले गौरी के अभियानों को हम देखते हैं। तो गौरी ने जो है 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान जो है सिंध नदी के पास स्थित क्षेत्र था। इसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध, ये सरस्वती नदी के पास पड़ता है। तराइन क्षेत्र जो है हरियाणा में पड़ता है। इसी के साथ 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ, ये भी। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध, ये यमुना नदी के किनारे हुआ था। इसके साथ हम देखें तो वर्ष 1175 में गोमल दर्रे से होकर मुल्तान क्षेत्र पर जो है गौरी ने आक्रमण किया था करमातियों पर। और क्योंकि कारण था इसका कि गौरी जो है उन्हें बेधर्मी मानता था, यानी इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानता था। इसी कारण जो है उन पर आक्रमण किया और इसमें जो है गौरी विजयी रहा। इसके बाद देखें तो 1178 में गौरी का आक्रमण एक और हमें देखने मिलता है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में किया गया था। इस समय वहाँ जो है चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था। इस अभियान में भी गौरी जो है विजयी रहा। तो यहाँ नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब जो है राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में गौरी का अभियान हुआ था, उस समय चालुक्य सोलंकी वंश तो था ही, और यहाँ पर जो है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय का शासन था। अगर बात की जाए तो जो है चालुक्य वंश के जो स्रोत मिले हैं जानकारी के, उसमें जो है मूलराज द्वितीय को जो है इस विजय का श्रेय दिया गया है। और हम यहाँ पे दूसरा नोट पॉइंट यह भी लिख सकते हैं कि यह मोहम्मद गौरी की जो है भारत में पहली पराजय थी। तो मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी ये भारत में। इसके बाद हम देखते हैं तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो ये वर्ष 1191 में हुआ है। क्षेत्र था इसका करनाल जिला हरियाणा, सरस्वती नदी के पास। किस किस के मध्य हुआ तराइन का युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम पृथ्वीराज तृतीय, यानी कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। परिणाम क्या था इसका? तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। भारतीय भूभाग में यह गौरी की दूसरी पराजय थी। इसके बाद बात करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। ये 1192 में हुआ। क्षेत्र वही करनाल हरियाणा, और पृथ्वीराज चौहान या तृतीय के बीच और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। परिणाम, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। नोट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि दूसरी बार गौरी को भारत आगमन का आमंत्रण कन्नौज के घेड़वाल वंश के शासक जयचंद्र द्वारा दिया गया था। कारण क्या था? जयचंद ने क्यों बुलाया था इसको आक्रमण के लिए? तो कारण है क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने
जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया था, जिससे जयचंद्र नाराज था। इस युद्ध में पृथ्वीराज के सहायक गोविंदराज वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद पृथ्वीराज के पुत्र हरिराज ने शासन को संभाला। इसी कारण जो है जयचंद को इतिहास में विश्वासघाती के नाम से भी जाना जाता है। चंदावर का युद्ध देखें 1194 में। क्षेत्र था इटावा के पास, यमुना नदी के किनारे। मध्य हुआ जयचंद यानी जो कन्नौज का घेरवाल वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी के बीच। परिणाम, जयचंद पराजित हुआ और इस युद्ध में मारा गया। इसके बाद नोट पॉइंट देखें तो वर्ष 1206 ईस्वी में सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर खोखर जाति के लोगों ने गौरी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसके शव को गजनी ले जाकर दफनाया गया। इसके बाद हम देखें मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्के। तो यहाँ पे उन पर आकृतियों की बात करें तो आकृतियों पर नंदी यानी शिव के जो बैल है उसकी आकृति और घोड़े की आकृति बनी हुई मिली है और लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई है। इसी के साथ लेख देखें तो भाषा जो है संस्कृत भाषा में इसके सिक्कों पर लेख लिखे हुए हैं और इसका नाम अगर देखा जाए किस किस का नाम लिखा हुआ है इसके सिक्कों पर तो पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन शाम यानी मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ है। एक नोट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, गौरी ने कन्नौज जीतने के बाद अपने सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति को अंकित करवाया था। अब गौरी की तो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली शासक ना होने के कारण गौरी अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा था। तो गौरी के गुलाम देखें यहाँ पे कौन कौन से गौरी के गुलाम थे। तो गुलामों की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ये 4 गौरी के गुलाम थे। ऐबक जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र इसको मिला था। यल्दोज को गजनी यानी अफगानिस्तान का क्षेत्र, कुबाचा को सिंध और कच्छ का क्षेत्र, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का क्षेत्र मिला था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, यानी ये गौरी के गुलाम हैं और अब यही जो है भारत में जो है एक गुलाम वंश की स्थापना करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा और ये वीडियो जो है लेक्चर सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसमें हम पूरा मध्यकालीन भारत ख़त्म करेंगे और इसी के साथ हम जो है पॉलिटी यानी संविधान की वीडियो भी शुरू करने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस कराया जाएगा इसी तरीके से और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कहीं कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आइए गुलाम वंश के बारे में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें तो गुलाम वंश है इसके जो है अन्य नाम भी हैं। तो प्रारंभिक तुर्की वंश तथा ममलूक वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ममलूक का मतलब ये हो गया कि यह जो है ऐसे लोगों के द्वारा वंश स्थापित किया गया था जिनके माता पिता तो स्वतंत्र थे यानी वो गुलाम नहीं थे, लेकिन उनके पुत्र गुलाम रहे और बाद में शासक बनने के बाद वो स्वतंत्र हो गए। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को ममलूक जो है कहा जाता है। इस वजह से इसका नाम है ममलूक वंश जो है इस वंश को कहा जाता है। ये रहा है 1206 से 1290 तक। तो 90 तक है ये, 1206 से 1290 तक। तो हम बोल सकते हैं यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है गुलाम वंश, जिसको हम अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो अन्य नाम याद रखेंगे, गुलाम वंश को प्रारंभिक तुर्की वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वंश के शासक हम देखते हैं कौन कौन से शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो शासकों में बात करें तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक रहा है, ये इस वंश का संस्थापक भी था। इसके बाद अगर हम देखें तो आराम शाह 1210 में ही रहा है, ये लगभग 8 महीने तक रहा है। इसके बाद इल्तुतमिश 10 से 36 तक, ये वास्तविक संस्थापक था क्योंकि इसने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और बाकी इनसे पहले राजधानी रही थी, जैसे ऐबक के समय लाहौर वगैरह राजधानी रही है। इल्तुतमिश के बाद बना है रुकनुद्दीन, ये 1236 में 36। फिर इसके बाद रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक। तो यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बना है, यह 1240 से 42 तक रहा है। फिर मसूद शाह 42 से 46 तक। फिर नासिर महमूद 46 से 66 तक। इसके बाद जो है नासिर महमूद के बाद बलबन रहा है 1266 से 86। फिर इसके बाद कै खुसरो 86 से, मतलब ये 86 में ही रहा है। फिर कैकुबाद 86 से 90 और अंतिम शासक जो है गुलाम वंश का क्यूमर्स जो 1290 में रहा है। तो इतने शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको पढ़ेंगे, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, इन सबको एक एक करके पढ़ना है।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन शासकों से, तो इनको पढ़ना जरूरी है। बाकी आप इनका क्रम याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि आराम शाह के बाद शासक कौन बना, या इल्तुतमिश किसके बाद शासक बना, रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बना, तो इस वजह से आप क्रम भी याद रख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। ये 1206 से 1210 तक रहा है। तो 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के जो तुर्क अधिकारी या सरदार थे या वहाँ के जो नागरिक थे, उन्होंने ऐबक को दिल्ली से बुलाया और लाहौर का शासक बनाया। 24 जून 1206 को लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन संभाला। उसने आरंभ में मलिक और सिपह सलार, इसका मतलब होता है कि ये कभी इसने ये नहीं माना कि मैं एक शासक हूँ, यानी इसने अधीनता स्वीकार की थी गौरी की। तो इस कंडीशन में खुद को एक शासक ना मानकर खुद को एक सेवक मानना ही, उसी को बोला जाता है मलिक और सिपह सलार। तो ये खुद को गौरी का सिपह सलार मानता रहा और इसने शासन करता रहा। इसी के साथ अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था, तो मोहम्मद गौरी के भतीजे ने इसे जो है, वो गौरी के भतीजे का नाम था गयासुद्दीन महमूद। उसने ऐबक को दास मुक्ति पत्र यानी मुक्ति पत्र दे दिया कि आप दासता से मुक्त हो, गौरी के दास नहीं हो, तथा सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के पश्चात किसी नए क्षेत्र को नहीं जीता, यानी गौरी जितना क्षेत्र जीत कर गया था उतना ही क्षेत्र था, उसको इसने मजबूती से उस पर नियंत्रण किया। अपने समकालीन विद्रोहियों से जो है बचने के लिए इसने वैवाहिक संबंध की नीति को बनाया, यानी वैवाहिक संबंध शादी करने से या अपनी बहन वगैरह उनकी शादी करवाने से, इस तरीके से इसने उनको अपने विद्रोहियों को दबाने की कोशिश की। जैसे अगर देखें तो मुल्तान और जो सिंध का गवर्नर था नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह किया और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी की इसने। 1210 ईस्वी में लाहौर में ही चौगान या पोलो खेलते समय यह घोड़े से गिर गया और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। अब हम ऐबक के समय कुछ निर्माण कार्यों को देखते हैं। जैसे दिल्ली के मेहरौली में इसने जो है एक जामा मस्जिद यानी कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि 27 जैन और विष्णु मंदिर को तुड़वाकर बनवाई गई थी। यह मस्जिद भारत में तुर्कों के द्वारा बनाई जाने वाली पहली मस्जिद थी। इसके अलावा ऐबक ने दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य कराया था। वह इसके लिए 4 मंजिल का निर्माण कराना चाहता था, परंतु पहली मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी जब जो है 4 मंजिल का जो है बनवाना चाहता था ये, तो जब पहली मंजिल ही इसने बनवाई उसके बाद ही इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसके अधूरे कार्य को इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया। जो है ऐबक के द्वारा अजमेर में जो है इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया था। यानी अगर हम बात करें तो ये 2.5 डेज में बनकर तैयार हो गया था, जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अगर इसकी बात की जाए तो इसे चौहान वंश के एक शासक यानी विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के द्वारा बनवाया गया था। ये पहले सरस्वती या संस्कृति मठ था, जिसे 2.5 दिन में थोड़ा सा तुड़वा के उसकी मरम्मत करा के उसे जो है चेंज कर दिया गया मस्जिद के रूप में। तो इस पर जो है आज भी हरकेली नाटक की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने मिल जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये पहले एक संस्कृत मठ था जिसे चौहान वंश के शासक ने बनवाया था। इसके बाद हम जो है ऐबक के कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें। जैसे ऐबक एक दानशील व्यक्ति था और उसकी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने उसकी दानशीलता के कारण उसे हातिम द्वितीय भी कहा है। कुरान का सुरीला पाठ करता था, इस वजह से उसे कुरान ख्वां की भी उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्ञान का भी एक प्रेमी शासक था। उसके दरबार में हसन निजामी व फ़क़ मुदब्बिर जैसे लेखकों को संरक्षण मिला हुआ था। हसन निजामी दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाले प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ ताजुल मासिर का लेखक है। इसी के साथ हसन निजामी को मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के समय संरक्षण मिला हुआ था। इसी के साथ हम थोड़ा सा इस पर और बात कर लेते हैं कि जो कुतुब मीनार बनवाई गई थी तो उसको जो है 4 मंजिल तक जैसे बनवाना था। तो उसमें से पहले की जब जो है निर्माण कार्य पूरा हुआ तब ऐबक की मृत्यु हो गई। बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी यहाँ तक उसे जो है इल्तुतमिश ने बनवाया और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है FST यानी
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, क्योंकि चौथी मंजिल पर जब लाइटनिंग हुई यानी बिजली गिरी तो उससे इसमें थोड़ा दरार आ गई थी, उसकी मरम्मत कराई और एक 5वीं मंजिल और एफएसडी के द्वारा बनवाई गई। तो इस प्रकार कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया है, जिसमें से ऐबक और इल्तुतमिश तो गुलाम वंश के ही शासक हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का शासक है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। तो आपको वीडियो कैसी लगी उस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, और कहीं अगर सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, तो वो भी किया जाएगा। और नए लोगों को जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।